हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक टाइकून। मेरा नाम ज़हीन है और मैं आपको एक और न्यू वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज का ये लेक्चर क्रूड ऑपरेशन पर बेस है, जो कि ASP.NET कोर एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले डेमो देखते हैं। ये वो एग्जाम्पल है जो कि हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, यहाँ से मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। वैलिडेशंस वगैरह यहाँ पर इनेबल हैं सारी। मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुल ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ और यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ चुका है। अगर मुझे एडिट करना हो तो मैं यहाँ से ही इस एडिट पर क्लिक करके यहाँ से इसे एडिट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये नाम और ये HR ये भी चेंज हो गया, यानी रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हुआ। और यहाँ से इसको डिलीट करते हैं तो ये कंफर्मेशन मांगेगा एंड देन इसको डिलीट कर देगा। तो ये एग्जाम्पल हमने कंप्लीट करनी है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल सिंगल टेबल पर बेस नहीं करती। यानी हम सिर्फ एक ही टेबल से रिकॉर्ड लेकर उसे शो कराना और एडिट डिलीट नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर हमने मल्टीपल टेबल्स को यूज़ किया है। प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशन है और फिर ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं ये एक अलग टेबल से इसका ज्वाइन लगकर ये यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल होगी आपको ASP.NET कोर की क्रूड ऑपरेशन को समझाने के लिए। मैंने बहुत सारे फोरम सर्च किए, वीडियोस देखी, लेकिन मुझे जितनी भी वीडियोस क्रूड ऑपरेशन पे ASP कोर की मिली वो सारी की सारी सिंगल टेबल पर बेस्ड थी। यानी एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होता था और उसी पे सारे परफॉर्म बाकी ऑपरेशन होते थे। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी एफर्ट करके हमने इसे यूनिक बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे विजुअल स्टूडियो 2019 ओपन करना है। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 है। अगर आपके पास 2017 है यानी 2017 वर्जन भी है तो आप उसमें भी ASP.NET कोर को यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास 19 इंस्टॉल है तो मैं 19 यूज़ करूँगा और ये फ्री है। आप में लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं ASP.NET वेब कोर एप्लीकेशन सेलेक्ट, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ। यहाँ पर फिर आपसे ये टेम्पलेट पूछेगा कि आपने MT लेना है, API लेना है या वेब एप्लीकेशन लेना है। तो हम यहाँ पर मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो बिल्ट इन आर्किटेक्चर होता है MT होगा ये, मगर आर्किटेक्चर जो फोल्डर्स वगैरह बने होते हैं वो यहाँ उसमें होंगे। .NET कोर है मेरी लैंग्वेज और इसका वर्जन है 3.1। ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से क्रिएट कर दिया। तो ये सक्सेसफुली हमारी .NET कोर की एप्लीकेशन यहाँ पर बन गई। मैं इस वेलकम पेज को बंद करता हूँ और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि ASP.NET कोर है क्या। तो ASP.NET कोर माइक्रोसॉफ्ट का एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, एक न्यू फ्रेमवर्क है जिसमें बनाई हुई एप्लीकेशन को आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा किसी और सिस्टम पर भी चला सकते, यानी लिनक्स पर, मैक पर, यूनिक्स पर और दूसरे जितने भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पर ये एप्लीकेशन रन हो सकती है। और इसी तरह से अगर आपकी वेब एप्लीकेशन है तो आप इसे किसी भी दूसरे होस्टिंग पर इसे होस्ट कर सकते हैं विंडो होस्टिंग के अलावा। और इसके अलावा बाकी इसकी जो चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम है। अगर आपने MVC आपको आता है तो आपको .NET कोर में कोई मसला नहीं है, क्योंकि सारा का सारा MVC बेस ही इस पे काम है। तो अगर आप लोग बिल्कुल ही नए हैं और आपने MVC का बारे में भी आपको नहीं पता तो आप हमारी ये वीडियो जो MVC पे हमने बनाई थी आप इसे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, इसका ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स बता देता हूँ। चीज़ें वही हैं, बस कुछ फॉर्मेट और कुछ नाम वगैरह चेंज हैं। तो सबसे पहले डिपेंडेंसीज, यानी जितने भी रेफरेंसेस या फ्रेमवर्क आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में ये आपकी जेसन फाइल है लॉन्च सेटिंग की, ये पूरी की पूरी फाइल है जहाँ पर आपके वर्जन का, आपके लोकल होस्ट का जो एड्रेस वगैरह है वो सारा का सारा सेट हुआ होता है। रूट के फोल्डर में आपको सारी लाइब्रेरीज मिलेंगी जिसमें CSS, JS और बूटस्ट्रैप वगैरह जो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो सब इस सारे फोल्डर के अंदर आपको मिलेंगी। ये कंट्रोलर मॉडल व्यू ये बिल्कुल वही सेम है जो कि आप MVC वगैरह में यूज़ करते हैं, वही पैटर्न है, वही सब कुछ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐप सेटिंग ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिस तरह हमारे पास वेब कॉन्फ़िग और ऐप कॉन्फ़िग होती है बिल्कुल वैसे ही, बस ये जेसन बेस है
वो XML बेस होती हैं। इसके अलावा program.cs C# जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें मेन मेथड का पता ही होता है, तो ये बिल्कुल वही मेन मेथड है और वही इसका काम है। यानी यहाँ पर इस मेथड को यहाँ पर सबसे पहले ये जब एप्लीकेशन रन होती है तो ये मेथड यहाँ से सबसे पहले एंट्री गेट यहाँ से ये चलता है और जितने भी सारे प्रोसेस हैं स्टार्टअप के वो यहाँ से डील किए जाते हैं। और फाइनल स्टार्टअप की फाइल, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और यहाँ पर जो दो मेथड है कॉन्फ़िगर सर्विस और कॉन्फ़िगर, यहाँ पर हम जितनी भी सर्विसेज या SQL इंजेक्शन या डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे वो सब हम यहाँ पर इस मेथड में उसकी सर्विस को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगर का मेथड है यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ भी है, ये मेथड आपकी HTTP रिक्वेस्ट को उसको यूज़ करता है, कॉन्फ़िगर करता है, डील करता है और यहाँ पर उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हुई है। इसी तरह आपकी रिडायरेक्शन, आपकी राउटिंग, ऑथराइजेशन भी इसी मेथड में डील की जाती है। और ये आपकी सारी राउटिंग की सेटिंग है कि आपने कौन से कंट्रोलर को सबसे पहले ऑन करना है और कौन सा उसका एक्शन मेथड यहाँ से आप यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल इसका फोल्डर आर्किटेक्चर है। सबसे पहले हम इसके बाद हम टेबल्स देखते हैं कि हमें कौन से टेबल यूज़ करने। तो हम SQL सर्वर मैनेजमेंट में चलते हैं और देखें, जिस तरह मैंने बताया कि ये एग्जाम्पल सिंगल टेबल पर बेस नहीं है, ये मल्टीपल टेबल्स यानी 2 टेबल्स पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल होगी। तो देखिए ये एक स्टूडेंट का टेबल है और ये एक डिपार्टमेंट का टेबल है। मैं आपको यहाँ पर इसके फीचर्स भी दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट का टेबल है। सबसे पहले इसमें ID है जो कि हमने प्राइमरी की बना रखी है, नेम, FNAME, ईमेल, मोबाइल, डिस्क्रिप्शन, और ये डिपार्टमेंट ID। बाकी सब कुछ वर्चार है, ये ID इंटीजर है और ये डिपार्टमेंट ID इंटीजर है। ये डिपार्टमेंट ID क्योंकि डिपार्टमेंट के टेबल से ज्वाइन की वजह से हमने इसे एज अ फॉरेन की हम यूज़ कर रहे हैं। और ये डिपार्टमेंट का सिंपल टेबल है, यानी उसमें एक ID है और डिपार्टमेंट है। तो ये वो 2 टेबल हैं और ये आप इनका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। ये कुछ रिकॉर्ड पड़े हुए हैं और ये कुछ डिपार्टमेंट है, यानी ये 1, 1, 2 और ये HR, IT, QA, ये इन 2 टेबल्स का सारा काम है। तो बहुत सिंपल है। मैं इस टेबल को क्रिएट करके बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये बहुत आसान है, आपके सामने हर चीज़ है। ठीक है, अब फर्दर प्रोसेस हम आगे कोड में कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले मॉडल के अंदर मैं जो जितने भी कॉलम टेबल के अंदर हैं उन सारे के सारे कॉलम्स की प्रॉपर्टी क्लास हमने यहाँ पे बनानी है सबसे पहले। तो मैं क्लास लेता हूँ स्टूडेंट सबसे पहले। इसी तरह मैं एक और क्लास यहाँ पे लेता हूँ डिपार्टमेंट के नाम से, और ये होगी डिपार्टमेंट्स, यानी SB मैंने आखिर में लगाया डिपार्टमेंट्स। और एक क्लास में यहाँ और बनाता हूँ जो कि होगी स्टूडेंट कॉन्टेक्ट्स के नाम से, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट्स। ये तीनों हमारी कस्टम बनाई हुई क्लासेस हैं। अब मैं सबसे यहाँ पर एक एक करके इनमें प्रॉपर्टीज रखता हूँ। स्टूडेंट में प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही होंगी जो हमने टेबल में देखी हैं। प्रॉप करके डबल टैप दबाएंगे तो आपको ये पूरी प्रॉपर्टी बना देगा। ये होगी ID और इस पर हम, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो हम इस पर की का एनोटेशन पास करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के साथ साथ यहाँ पर मैं इसमें वैलिडेशन का उसको इनेबल करने के लिए भी डेटा एनोटेशंस लगा देता हूँ। यानी वो बिल्कुल वही है पुरानी, रिक्वायर्ड आपने जस्ट लिखना है और आपकी ये वैलिडेशन इनेबल हो जाएगी उस प्रॉपर्टी पे जिस पे आप ये लगा रहे हैं। और अगर आप कस्टम मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एरर मैसेज भी दे दें। मुझे सिर्फ मैसेज देना है रिक्वायर्ड, तो ये मैंने कस्टम मैसेज दे दिया। अब बाकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं जल्दी से यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ FNAME भी आ गया, रिक्वायर्ड का इस पर भी है। ये ईमेल है, ईमेल के लिए 2 एनोटेशंस लगाई गई हैं, एक तो रिक्वायर्ड है और एक डेटा टाइप डॉट ईमेल एड्रेस है। यानी हमने इसको ये भी चेक करना है कि ये नल तो नहीं जा रहा और दूसरा कि ईमेल वैलिड है या नहीं, इसलिए हमने ये डेटा टाइप डेटा डॉट ईमेल एड्रेस की है। तो ये इसकी ईमेल की जो कि फॉर्मेट है उसे भी चेक करेगा। बाकी डिपार्टमेंट ID हमने रखा और इसी तरह हमने मोबाइल और डिस्क्रिप्शन। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे रखनी है और वो है डिपार्टमेंट ID तो है, मगर क्योंकि हमें ID शो नहीं करवानी बल्कि हमें ID के बिहाफ पे जो डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट पड़े हुए हैं उनको हमने यहाँ पर रखना है, उसका ज्वाइन लगाना है। तो उसके लिए जो जिस प्रॉपर्टी में वो शो होगा वो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की हम यहाँ बना लेते हैं। डिपार्टमेंट के नाम से ये स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हमने बना ली और इस पर आपने नॉट मैप्ड एनोटेशन लगानी है। बाकी सब कुछ सिंपल है। इसी तरह डिपार्टमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी डिपार्टमेंट की क्लास हो गई और ये हमारी स्टूडेंट की क्लास हो गई। उसके बाद स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं
और यहाँ पर ये वो क्लास होगी जिसे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के प्रोसेस को यूज़ करने के लिए हम इसमें काम करेंगे। ये भी हमारी कस्टम क्लास है। लेकिन इस पर काम करने से पहले हमें 2 पैकेजेस NuGet से डाउनलोड करने हैं, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर होगा। तो आप इस एप्लीकेशन पर राइट क्लिक कीजिए और मैनेज NuGet पैकेज में आ जाए और ब्राउज में आके हमने लिखना है माइक्रोसॉफ्ट, और ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर SQL सर्वर। तो सबसे पहले हमने ये इंस्टॉल करना है। सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ। इसके बाद हमने एक और माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये वाला हमने ये भी इंस्टॉल करना है। तो ये दोनों पैकेजेस सक्सेसफुली हमारे एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो गए। उसके बाद हम यहाँ आते हैं और हम इसे इनहेरिट करेंगे DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास से। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की ये क्लास, इसे हमने इससे इनहेरिट किया और हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमने DB कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शंस को पास करना है। तो DB को कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, और इसके अंदर हम स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट को रखेंगे और इसे नाम दे देंगे हम ऑप्शंस, और यहाँ पर इसे हम बेस से इनहेरिट करेंगे और इसमें हम ऑप्शंस को अगेन पास कर देंगे। ये सब मैंने क्यों किया, क्योंकि हम जो डेटाबेस यहाँ पर कनेक्टिविटी करेंगे वो हम SQL इंजेक्शन के थ्रू करेंगे। तो ये वो तरीका है कि जिसके ज़रिए हम अपने एक्शन को परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे जितने भी टेबल हैं हम उनको DB सेट के अंदर डिक्लेयर करेंगे, यानी DB सेट की उनकी प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे DB सेट और यहाँ पर हम देंगे क्लास का नाम जो कि हमारी है स्टूडेंट, और यहाँ हम प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे TBL_student। ये बिल्कुल वही नाम होना चाहिए जो कि हमारा डेटाबेस में मौजूद है। इसी तरह हम डिपार्टमेंट के लिए भी, और ये हो जाएगा TBL। नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो आप चाहे कॉपी कर लें। तो यहाँ पर हम नाम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये इस क्लास का काम भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद आप स्टार्टअप में हमें जाना है और हमें जो हमने सर्विस बनाई है उसे हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन उससे भी पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा, तो हम एप्लीकेशन जेसन वाली फाइल में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो आपने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है। और यहाँ पर आप की नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने एपकॉन दे दिया। और यहाँ आप पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे। तो ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसमें सिंपल है, डेटा सोर्स है, और डेटा सोर्स ये वो है जो मेरे SQL सर्वर की है। इनिशियल कैटलॉग में आप डेटाबेस का नाम देते हैं, या आप डेटाबेस नेम लिख दें या इनिशियल कैटलॉग लिख दें, बात एक ही है। और क्योंकि मैं सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यूज़र ID और पासवर्ड लिखा है। अगर आप सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ ना कर रहे हो तो फिर आपने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को फॉल्स कर देना है। यूज़र ID पासवर्ड देने की ज़रूरत फिर आपको नहीं है। तो ये सिंपल हमने ऐप सेटिंग.json में कनेक्शन स्ट्रिंग को बना लिया। अब हम स्टार्टअप में वापसी आते हैं। यहाँ पर आप इस सर्विसेज के ऑब्जेक्ट को लेंगे, डॉट करेंगे, और यहाँ पर आप करेंगे ऐड DB कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर आप पास करेंगे हमारी स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास। ब्रैकेट के अंदर हम पास करेंगे ऑप्शंस। हम यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, तो ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर, और यहाँ पर हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है हम वो यहाँ पर गेट करेंगे। तो कॉन्फ़िगर डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और जो भी हमारी की नेम था यानी ऐप कौन हमने नाम दिया था वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये हमने अपना कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके पास कर दिया, जो भी नाम हमने दिया था। सेव कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, और कंट्रोलर पर राइट क्लिक करके हम करेंगे ऐड कंट्रोलर, और कंट्रोलर को हम एम्प्टी कंट्रोलर लेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे और इसे नाम दे देंगे स्टूडेंट कंट्रोलर। तो ये सक्सेसफुली हमारा कंट्रोलर बन गया, स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से हमने बनाया, और ये इसका पहला एक्शन मेथड है जो कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के नाम से होता है। इसे हम कर देते हैं स्टूडेंट लिस्ट।
तो हम यहाँ पर इसका व्यू भी बना लेते हैं और हम करते हैं ऐड व्यू और यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट। अब यहाँ चाहें तो आप एम्प्टी ले लें और चाहें तो आप यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लें, ताकि वो बिल्ट इन जो उसका जो टेबल्स का और वो सारा फॉर्मेट होता है वो ये हमें बना के दे दे। तो मॉडल क्लास हमें चाहिए स्टूडेंट और यहाँ से हम इसे ऐड कर देंगे। तो देखेंगे हमें बिल्ट इन उसने पूरा का पूरा वो बना के दे दिया। इससे बस हमारा टाइम बच जाता है और बाकी और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल कोड है सारा का सारा। इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं होती कि ये कोई मुश्किल मराइल हो हमारे लिए समझने के लिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमें नहीं चाहिए होंगी, जैसे ये आईडी हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ से इसे हटा देंगे। नेम ठीक है, एफ नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट आईडी भी हमें नहीं चाहिए, इसे भी हमने या तो आप कमेंट करते हैं या हटा दें। मोबाइल डिस्क्रिप्शन और डिपार्टमेंट को मैं यहाँ रख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन से पहले। ठीक है जी, डिपार्टमेंट हमें चाहिए था तो डिपार्टमेंट हमने यहाँ रखा है। इसी तरह मॉडल में ये आईडी नहीं चाहिए, नेम, एफ नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट आईडी भी हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। और इसी तरह मोबाइल डिस्क्रिप्शन, और इसको भी हमने डिस्क्रिप्शन से पहले यहाँ पर पास कर देना है। इसी तरह डिटेल हमें नहीं चाहिए तो इसे फटाफट हम यहाँ से डिलीट कीजिए। और कुछ डिज़ाइन की सेटिंग भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यानी ये जो है इसे क्रिएट के मेथड पे जाना है। तो हम यहाँ पर यहाँ पर रिडायरेक्शन का मतलब, अगर आपने ASP एक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर जो भी एक्शन मेथड का नाम होगा क्रिएट करने का, अभी हमने बनाया नहीं है लेकिन हम जब बनाएंगे तो अगर हम उसका क्रिएट नाम ही रखेंगे तो उस पर जाएगा, वरना आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। इसे मैं ऐड न्यू का नाम देता हूँ और इसे मैं क्लास भी दे देता हूँ बूटस्ट्रैप की, ये होगी BTN प्राइमरी। और ये जो P है इसे भी मैं क्लास दे देता हूँ और इसे मैं देता हूँ फ्लोट राइट। ये कुछ हमारी चेंजिंग। इसके बाद हमने वापसी जाना है और इस कंट्रोलर में, और इसके लिए लिस्ट तैयार करनी है, यानी इसी मेथड में हमने यहाँ से लिस्ट सेंड करनी है। टाइप हमने बता रखी है, ये जो स्टूडेंट की टाइप का डेटा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमने अब सिर्फ डेटा के लिए हमने काम करना है। तो इसे मैं सबसे पहले ट्राई केज लगाता हूँ और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह आए तो यहाँ पर हमें मसला फेस ना करना पड़े। अच्छा, इस पे काम करने से पहले एक और चीज़ जो कि हमें यहाँ पर करनी है, वो हमने डेटाबेस का जो इंस्टेंस है वो बनाना है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी बनाते हैं पहले, प्राइवेट स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट को रखेंगे हम, और इसे हमने नाम दे दिया DB। इसी तरह इस क्लास का हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं, तो CTOR, और यहाँ पर हम रखते हैं स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट को अगेन, इसे हमने नाम दिया DB। इस वाले DB में, यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम ये पास कर देंगे। ये हमारी कॉन्टेक्स्ट की इनिशियलाइजेशन हो गई। अब हम यहाँ पर अगर हमें सिंगल टेबल से ही डेटा लेना होता तो हम बहुत आसान था, हम लिखते std लिस्ट, और ये जो हमारा DB ऑब्जेक्ट है हम इसे यहाँ लेते और इसके अंदर हम TBL स्टूडेंट और .to लिस्ट करते, ये हमें सारा का सारा डेटा दे देता। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास सिंगल टेबल नहीं है, हमें 2 टेबल से डेटा लेना है, तो हम ज्वाइन लगा के डेटा को लेंगे। तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस है। आपने यही, आप नाम चाहे यूज़ कर लें, हमने यही बार std लिस्ट लिया, इक्वल टू किया, और हमने यहाँ पर लिंक क्यूरी यूज़ करनी है तो हमने लिखा फ्रॉम A। ये A कोई भी नाम है आप दे सकते हैं, और इन हमने करा _DB TBL स्टूडेंट, यानी जो भी इस टेबल का एलियास ने हमने A दिया, यानी जो डेटा आए लिस्ट आए वो इससे आए। उसके बाद हमने ज्वाइन बताना है, तो हमने कहा ज्वाइन B से हो, इन हो, और DB के किस टेबल से हो, TBL डिपार्टमेंट के टेबल से। ये हो गया हमारा ज्वाइन का काम। उसके बाद हमने बताना है कि किस टेबल की किस आईडी से इसका ज्वाइन लगना चाहिए। तो हम बताएंगे ऑन A डॉट
डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स हो बी डॉट आईडी के, और इसे एक नाम देना है तो हम इसे कहेंगे इनटू डेप। और इसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे फ्रॉम बी इन होगा डिपार्टमेंट डॉट डिफॉल्ट और एम्प्टी के। एक बार मैं फिर आपको ये समझाता हूँ। यहाँ फ्रॉम ए का मतलब इस टेबल से लिस्ट हुई आएगी, ज्वाइन बी का मतलब डिपार्टमेंट के टेबल से ज्वाइन लगाओ, किस बिहाफ पे लगाओ, ऑन यानी किस पर, तो हमने कहा कि स्टूडेंट के डिपार्टमेंट आईडी से बी की जो डिपार्टमेंट आईडी है उससे ज्वाइन लगा, वही काम जो हम एसक्यूएल सर्वर में करते हैं। इसे हमने एलियास नेम दिया और यहाँ से हमने इसे गेट कर लिया। इसके बाद जस्ट हमने सिलेक्ट का एक कॉलम बनाना है पूरा, तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, हम यहाँ करेंगे न्यू और स्टूडेंट की क्लास का हम यहाँ पे नाम दे देंगे। इसमें फिर आपके जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे आप कंट्रोल स्पेस करेंगे, आते जाएंगे। तो हमने कहा आईडी ए डॉट आईडी के बराबर हो, इसी तरह नेम ए डॉट नेम के बराबर हो। मैं सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैंने रख दी। डिपार्टमेंट आईडी भी ए का हिस्सा थी। अब वो जो हमने एक स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी वहाँ पर सेपरेटली क्रिएट की थी स्टूडेंट की क्लास के अंदर, ये वाली, इसके अंदर वो ज्वाइन लगकर सारे के सारे स्ट्रिंग वाले डिपार्टमेंट आएंगे। तो उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लेना है और हमने ये भी चेक करना है कि अगर बी के अंदर जो वैल्यू आई है वो नल है तो टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए उसमें पास कर दो एम्प्टी यानी खाली स्ट्रिंग, और अगर उसके अंदर वैल्यू है तो बी डॉट डिपार्टमेंट इसमें असाइन कर दो। तो ये बड़ा सिंपल तरीका, हमने ज्वाइन लगाया डिपार्टमेंट स्टूडेंट से, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट का, और फिर ये सारे के सारे कॉलम हमने बता दिए कौन से किस कॉलम की वैल्यू किस कॉलम में असाइन होगी। इस लिस्ट को उठाइए और यहाँ पर पास कर दीजिए। वेरी सिंपल काम है। यहाँ से ये इसको लिस्ट मिल जाएगी और ये फिर इस स्टूडेंट लिस्ट पे जाके ये सारा का सारा काम होगा। तो हम इसे चला के देखते हैं और हमें यहाँ पर सब कुछ सही हुआ तो हमें लिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए ये एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली रन हो गई, मगर हमने इसकी राउटिंग भी करनी है। यानी हम चाहते हैं कि जो हमारा वाला जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिस्ट का जो पेज है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन हो। तो हम राउटिंग की सेटिंग भी हाथ के हाथ करते हैं। स्टार्टअप में, स्टार्टअप की फाइल, और यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट होम है। हमने कहा कि यहाँ से आप स्टूडेंट का कंट्रोलर लो और जो उसका मेथड लो वो लो स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है जी, स्टूडेंट का कंट्रोलर और उसकी लिस्ट। तो अब हमें ये हमारे वाले पेज से बाय डिफ़ॉल्ट उसे शो करवाएगा। तो देखें हमारे पास सक्सेसफुली ये बटन भी हमने डिज़ाइन किया था और ये सारा का सारा यहाँ पर ये हमें डेटा मिल रहा है। तो कितनी आसानी से हमने ये पूरी की पूरी लिस्ट मंगवा ली। इसे थोड़ा सा और बेहतर हम कर सकते हैं और बाकी आगे काम को भी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ से लिस्ट भेजी, लिस्ट इस व्यू पर आई। व्यू पे मैंने आपको बताया कि हमने वो टाइप सेट कर रखी है कि उसका स्टूडेंट की लिस्ट की ये मॉडल होना चाहिए, वो आता है। सारे ये टेबल के हेडर बनाता है, या हमने लूप चलाया हुआ है। इस मॉडल के अंदर वो सारा डेटा आता है जो कि लिस्ट बन के यहाँ पर सेंड किया गया है कंट्रोलर से। वो एक एक आइटम को हम पास करते जाते हैं और वो डेटा यहाँ पे शो होता जाता है। सक्सेसफुली डिपार्टमेंट का ज्वाइन भी हमें दिख रहा है और वो सारा काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद हम क्रिएट के लिए, मतलब एक जो हमें डेटा सेव करना है उसके लिए हम यहाँ पर मेथड अगेन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं क्रिएट और ये रिटर्न करेगा व्यू। इसी तरह इसका हम HTTP पोस्ट का मेथड भी बना लेते हैं जो कि ये व्यू को रिप्रेजेंट करेगा और वो मेथड डेटा को सेव करवाएगा जो कि MVC का पैटर्न होता है। तो हम यहाँ से इसको भी यहाँ रख लेते हैं। और जो यहाँ पर जो सेव करने के लिए डेटा बनते हैं वो async मेथड होते हैं और उसे हम टास्क में रखते हैं। तो iAction टास्क के लिस्ट में चला जाएगा और फिर आप यहाँ पर उसे कुछ भी नाम दे दें। जैसे मैंने उसे नाम दे दिया एड स्टूडेंट, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट पास करना है क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी तो स्टूडेंट और उसका OBJ। इसे हम ट्राई केज में रख देते हैं अभी हाथ के हाथ, ताकि कोई एक्सेप्शन अगर ऐड करते वक्त आए तो हम उसे डील कर सकें। और हमें यहाँ पर रिटर्न कराना व्यू, और यहाँ पर भी अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम इसे रिटर्न करवाएंगे रीडायरेक्ट टू एक्शन लिस्ट पे, और ये हमारे पास
स्टूडेंट लिस्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे कि अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसे लिस्ट पे मूव कर दें। ठीक है जी, ये टास्क वाला HTTP और HTTP पोस्ट इस पर लिखना ज़रूरी है ताकि ये गेट कर सके कि कौन सा मेथड ये है, ये नोटेशन लगाना। अब हम इसका एक व्यू बनाते हैं इस वाले मेथड का, ताकि हमें वो पेज मिल सके जहाँ पे हमने हमारा फॉर्म वगैरह होगा। तो ऐड व्यू कीजिए, क्रिएट लीजिए और यहाँ से आप टेम्पलेट ले लीजिए क्रिएट का। मॉडल क्लास क्योंकि हमारी स्टूडेंट है तो हमने स्टूडेंट ही लेनी है, ये हमारी स्टूडेंट की मॉडल क्लास और आपने ऐड कर देना है। तो ये उसने हमें मॉडल बना के दे दिया। यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज है और बहुत आसान है। जिस ये फॉर्म है और फॉर्म में ASP एक्शन का एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट का क्योंकि हमने इसे बनाया है तो इसने ये नाम दे दिया। हमें यहाँ वही नाम देना है जो जिस मेथड पे हमें पीछे रीडायरेक्ट कंट्रोलर में इसे करवाना है। तो आपने यहाँ पर ऐड स्टूडेंट के नाम को कॉपी करना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। अब ये जैसे ही डेटा सेव होगा तो ये इसे ऐड स्टूडेंट पे लेके जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं। हमें ID की ज़रूरत नहीं है, ID हमने हटा दिया। नेम हमें चाहिए, FNAME ठीक है, ईमेल भी ठीक है। डिपार्टमेंट ID हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल, ये हमने हटा दिया। डिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट भी हमें इस तरह से नहीं चाहिए, इसे हम बाद में भी ड्रॉप डाउन जब बनाएंगे तो उस पर हम सेट कर देंगे। तो हमने जो फालतू चीज़ें थी वो सारी हटा दी। उसके अलावा यहाँ पर सबमिट का बटन है, वैल्यू उसकी क्रिएट है, इसे हमने सेव का नाम दे देना है, भले ये BTN प्राइमरी ही रहे। और यहाँ पर हमने ये डिव जो बैक टू लिस्ट है इसका भी नाम चेंज करना है, इसे हमें करना है स्टूडेंट लिस्ट। और ये इंडेक्स पे जा रहा है, हमने इसे करना है स्टूडेंट लिस्ट पर जाए क्योंकि एक्शन का नाम स्टूडेंट लिस्ट है कंट्रोलर में। और इसे भी हम क्लास दे देते हैं BTN। इसे हम उठाकर यानी इसको भी हम यहाँ से उठाकर इसके साथ ही रख देते हैं और इस डिव की हमें ज़रूरत नहीं। ये हमने कुछ डिज़ाइन की सेटिंग कर ली। और ये जो आपको सेक्शन दिख रहा होगा ये आपकी जो वैलिडेशन लगी हुई है ये उसको इनेबल करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए ये स्क्रिप्ट काम कर रही है। ठीक है जी, बाकी ये सब कुछ हो गया। अब हमें डिपार्टमेंट का जो कि ड्रॉप डाउन है हमें वो यहाँ पे रखना है, लेकिन उससे पहले मैं डिपार्टमेंट को लोड करवाने के लिए एक कंट्रोलर में मेथड भी बना। तो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, एक्सेप्शन ट्राई कैच, और यहाँ पर हमने रखना है डिपार्टमेंट लिस्ट, या आप डिपार्टमेंट क्लास की लिस्ट ही बना लें डायरेक्टली, दोनों ही बातें सेम है। ये डिपार्टमेंट क्लास की लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद इस लिस्ट के अंदर हम सारा का सारा डेटा गेट कर लेंगे। अब इस केस में क्योंकि हमें सिंगल टेबल से डेटा लेना है तो ये बहुत इजी है हमारे लिए। हमने लिखना है DB का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ऊपर, TBL डिपार्टमेंट डॉट टू लिस्ट। तो ये सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह हम एक व्यू बैग ले लेते हैं, इसे हमने डिपार्टमेंट लिस्ट दे दिया। ये व्यू बैग इसलिए कि हमने ये लिस्ट ताकि हम व्यू की तरफ सेंड कर सकें और फिर वो हम कंट्रोलर यानी जो भी हम कंट्रोल बनाएंगे ड्रॉप डाउन उसको हम ये वाली वैल्यू इस व्यू बैग के ज़रिए पास करेंगे। और एक काम यहाँ और कर लीजिए कि हम इसकी 0 इंडेक्स पे प्लीज़ सेलेक्ट का एक स्टैटिक वैल्यू दे दें, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट वही वैल्यू सारी की सारी सिलेक्टेड दिखा देगा जो हमारे पास उस लिस्ट में मौजूद होंगी। तो ये थोड़ा खूबसूरती के लिए डिपार्टमेंट डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर हमने कहा 0 इंडेक्स पे हमें न्यू डिपार्टमेंट ये हो, और उसके अंदर हमने बताना है कि ID जो है वो 0 के बराबर हो और जो डिपार्टमेंट की वैल्यू है वो हो प्लीज़ सिलेक्ट के बराबर। इससे क्या होगा कि हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ये 0 इंडेक्स पे ये प्लीज़ सिलेक्ट हमें लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, तो इससे थोड़ा काम मीनिंगफुल लगेगा। अब इस मेथड को उठाइए और यहाँ पर क्रिएट के मेथड में आपने इसे कॉल करवा लीजिए, ताकि जैसे ही ये उस व्यू पे हमें ये ड्रॉप डाउन भी लोड हुआ हुआ मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे काम कर लिया। अब हमने इसका कंट्रोल क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट में वापसी आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम डिव बनाते हैं फॉर्म ग्रुप का। उसके बाद हम यहाँ से लेबल भी कॉपी कर लेते हैं और ये होगा फॉर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर सिंपल आपने लगाना है सिलेक्ट, जो कि हम ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ करते हैं या कॉम्बो बॉक्स के लिए यूज़ करते हैं। इसे आपने बताना है ASP4। ASP4 मतलब हम डिपार्टमेंट ID के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इसे क्लास भी असाइन कर देते हैं। क्लास होगी फॉर्म कंट्रोल
और सबसे ज़रूरी काम ASP आइटम्स। यहाँ पर आपने वो व्यू बैग असाइन करना है, तो उसको असाइन करने का तरीका है @ आप सबसे पहले लगाना है, आपने लगाना है ब्रैकेट, आप लिखेंगे न्यू सिलेक्ट लिस्ट, सिलेक्ट लिस्ट के अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर आप देंगे व्यू बैग का नाम। तो व्यू बैग हमारा था डीप लिस्ट। इसके साथ साथ इसके अंदर हमने बताना है कि जी पहला कॉलम होगा आईडी और दूसरा होगा डिपार्टमेंट का, और ये नाम बिल्कुल वही होने चाहिए जो आपकी क्लास की प्रॉपर्टी में या टेबल में बने हुए हैं। तो आईडी और डिपार्टमेंट ये आपने वेरीफाई करना है, तो आईडी और डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे रखा और ये यहाँ पर हमारा काम हो गया। अब इसे हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें ड्रॉप डाउन लोड करके दिखाता है या नहीं। तो हम यहाँ से जाते हैं ऐड पे, देखें ऐड न्यू पे इसने हमें एक फॉर्म क्रिएट करके दे दिया और देखिए ये हमारा ड्रॉप डाउन आया और उस ड्रॉप डाउन में सक्सेसफुली हमें इसने वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी और हमारी वैलिडेशन भी प्रॉपर काम कर रही है। तो अब हम डायरेक्टली हमारा ये सारा काम हो गया, ड्रॉप डाउन लोड करना और ज्वाइन वगैरह करना। अब हम डेटा को सेव करवाते हैं और फिर सेव करा के हम उसे लिस्ट में मूव करते हैं। तो कंट्रोलर में हमने मेथड बना रखे हैं, हमें बस उसे यूज़ करना है। तो ये वाला जो ऐड स्टूडेंट है हम इसे यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ कंडीशन इसलिए कि जो मॉडल स्टेट है हमें वो चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर आ रही है। तो मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड हो तभी वो अंदर आए, और अंदर आने के बाद क्या करना है, हमने कहा कि जो DB है यानी DB का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर TBL स्टूडेंट के अंदर डेटा को ऐड कर दो जो ऑब्जेक्ट से आया है। बहुत सिंपल है। और जब भी आप असिंक के मेथड को यूज़ करते हैं तो आपने याद रखना है कि जो लास्ट ऑपरेशन हो रहा होगा मेथड का, यानी जो फाइनल आपके पास ऑपरेशन हो, उसे आपने अवेट में रखना है। मैं बताता हूँ, आपने लिखना है अवेट। और अब हमें जब भी आप ये करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क में, जब कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने फिर सेव चेंजेस भी करनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DB डॉट सेव चेंजेस असिंक्रोनस और ये अवेट में आएगा। तो देखिए जो यहाँ पर वो एक वार्निंग की लाइन आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई और ये काम हमारा हो गया। और जैसे ही डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो हम इसे डायरेक्टली लिस्ट पे मूव करवाते हैं। ये यहाँ पर हमने ये काम कर लिया। और अगर वो कोई वैलिडेशन वगैरह प्रॉपर फिल नहीं हुई है तो वो उसे व्यू पर ही रखे। ये इस व्यू का मतलब हमने ये सेट किया हुआ है यहाँ पे। और एक और हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं ताकि काम और मीनिंगफुल रहे। हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आया है उसके अंदर जो आईडी है, ये जो आईडी है अगर वो इक्वल हो 0 के तो इंसर्ट करे डेटा। तो ये सारी लाइन आप यहां रख दो। मतलब जब भी डेटा इंसर्ट होने आएगा तो उसकी आईडी 0 होगी और 0 है तो मतलब यहाँ पर डेटा हम सेव करवा सकते हैं, कोई इशू हमें नहीं होगा। ठीक है जी। और इस आईडी को गेट करने के लिए यानी इसको 0 पास करने के लिए हमें एक और इम्पोर्टेंट काम करना होगा। और वो इम्पोर्टेंट काम क्या होगा कि हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट में और यहाँ पर हम एक हिडन फील्ड बनाएंगे। आप किसी भी प्रॉपर्टी के आगे इसको रख लें। हमने इनपुट टाइप हिडन लिया और ASP4 हमने इसको आईडी के बराबर कर दिया, यानी आईडी हमें एक हिडन में चाहिए और वो हम चेक करवाएंगे स्टूडेंट में कि अगर वो 0 के बराबर है तो सेव करे और अगर 0 से ग्रेटर देन है तो हम उससे एडिट भी इसी मेथड से करवा लेंगे। तो एडिट भी हम स्मार्ट तरीके से करेंगे, हम कोई अलग से उसका व्यू कंट्रोलर और 2 3 3 4 4 फॉर्म नहीं बनाएंगे, वो सब काम हम इसी मेथड से करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे डेटा सेव करके देखते हैं, रन करके। तो मैं यहाँ से ऐड न्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ। मैंने डेटा यहाँ से फिल कर दिया, मैं इसे सेव करता हूँ और देखेंगे डेटा सक्सेसफुली यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसके बाद हमें एडिट और डिलीट पे काम करना है, तो जल्दी से हम उसकी तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं यहाँ से ये जो लास्ट ये जो आइकन रखे हुए हैं इन्हें हमें यहाँ से उठाकर मैं इसे टॉप पे ले जाता हूँ और इसका ये जो हेडर है यानी TH है इसे भी मैं यहाँ ऊपर ले जाता हूँ और इसे नाम मैं एक्शंस का दे देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसे क्लासेस असाइन करनी है, तो मैं यहाँ कॉमा दे के लिखूँगा न्यू @ क्लास और ये होगी BTN डैश सक्सेस। इसी तरह मुझे डिलीट के बटन को भी क्लास देनी है और ये एडिट टेक्स्ट दिखने के लिए और ये एक्शन मेथड के लिए तो हमने ऐसे क्रिएट देना है।
अब क्रिएट इसलिए क्रिएट यानी हम एक ही फॉर्म से इंसर्ट भी करेंगे और डेटा को एडिट भी करेंगे स्मार्ट तरीके से। कोई अलग से फॉर्म, व्यू, कंट्रोलर अलग अलग बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल कोड है, सिंपल काम है, यानी एक ही फॉर्म से डेटा इंसर्ट भी होगा और एक ही फॉर्म से वो एडिट भी होगा। तो यहाँ पर ये हो गया और उसके बाद हमें यहाँ पर डेटा सेंड करना है, तो हम यहाँ पर डेटा भी सेंड कर देते हैं। यानी हमने कहा id इज इक्वल टू हो आइटम डॉट id है। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी वो यहाँ पर आ रही होंगी, आपने वो सारी की सारी यहाँ पर देनी है। मैं डिलीट के लिए भी id दे देता हूँ और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी मुझे यहाँ से सारी की सारी सेंड करनी है, तो मैं यहाँ बाकी प्रॉपर्टीज़ भी सेंड कर देता हूँ। तो आइटम नेम, एफ नेम, ईमेल, मोबाइल, जितनी भी फील्ड्स थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ रख ली और मैंने इसे यहाँ क्रिएट के एक्शन मेथड पे मूव करवाया ताकि वो जो फॉर्म है वो ये सारी वैल्यू से जाके फिल हो जाए। तो कंट्रोलर में आप वापसी जाइए और कुछ मॉडिफिकेशन हमने करनी है। तो हम क्रिएट पे जब डेटा भेज रहे हैं तो हमें यहाँ पर रिसीव करने के लिए भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है तो यहाँ रिसीवर भी तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमें ये उठाकर यहाँ पर पास करना है और इस ऑब्जेक्ट को जो भी वैल्यू क्योंकि इसमें आएगी वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। ये बड़ा सिंपल सा हमने काम कर दिया। और क्योंकि हमने एडिट करना है तो इस बटन पे यानी यहाँ से वो डेटा सेव होगा। तो अब आपको ये वाला काम करने का मतलब समझ आएगा। यानी जब भी अगर डेटा इंसर्ट हो रहा है तो आईडी जो हमने वैल्यू 0 रखी है उसमें वो हमेशा 0 होगी। लेकिन मैं एल्स के अंदर अब ये कहता हूँ कि अगर आईडी ग्रेटर देन 0 है तो इसको मॉडिफाई करो। और मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे db डॉट एंट्री। एंट्री के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट आया है वो, और इसके अंदर हमारी होगी स्टेट और एंटिटी स्टेट हमने यहाँ पर बताना है कि ये होगी मॉडिफाइड। ये डेटा को एडिट करने का तरीका। बाकी आपने अवेट सेव असिंक्रोनस ऐसे ही रखना है यहाँ पे और ये आपका काम हो जाएगा। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम कोई भी रिकॉर्ड एडिट करके देखते हैं। जैसे मैं ये वाला रिकॉर्ड एडिट करता हूँ तो ये यहाँ सक्सेसफुली आया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका फादर नेम चेंज कर देता हूँ और डिपार्टमेंट भी मैं बदल देता हूँ, मैं QA कर देता हूँ और यहाँ डिस्क्रिप्शन भी मैं चेंज करता हूँ। उसके बाद मैं इसे सेव कर, तो आप देखें ये सक्सेसफुली एडिट भी हो गया। यहाँ हुसैन हो गया, यहाँ इसका डिपार्टमेंट भी चेंज हो गया। तो ये एडिट भी हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब सिर्फ हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट पे भी बकाया काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिलीट के लिए सबसे पहले जो डिलीट वाला बटन है उस पर मुझे ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाना पड़ेगा, जो कि हमें डिलीट करने से पहले कन्फर्मेशन बॉक्स थे और हम उस कन्फर्मेशन बॉक्स को देखते हुए यस या नो के हिसाब से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकें। तो मैं यहाँ लगाता हूँ कॉमा और मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक। अब इस ऑन क्लिक में मैं लिखता हूँ रिटर्न और उसके बाद कन्फर्म। अब आप यहाँ जो भी मैसेज देना चाहें, जैसे मैं देता हूँ डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ऑन क्लिक का मेथड। इसके बाद हमें स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाना है और यहाँ कंट्रोलर में हमें मेथड बनाना है डिलीट का। तो मैं यहाँ से भी ये इतना हिस्सा कॉपी करके एक मेथड नया क्रिएट करता हूँ और ये होगा डिलीट std। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं और इसके बाद इसमें ट्राई कैच लगाइए और यहाँ हमें आईडी पास करनी है कि जो आईडी हम वहाँ से सेंड करेंगे वो यहाँ रिसीव भी होगी, तो इंटीजर आईडी। अब अगर इसमें कुछ मसला आता है तो हम इसे रिटर्न व्यू करवाते हैं। अगर एक्सेप्शन आती है तो हम कहेंगे कि इसे रीडायरेक्ट टू एक्शन करें और वो होगी स्टूडेंट लिस्ट। और बाकी केस में वहाँ भी हमें लिस्ट पे ही रखें। अब हमें इस रिकॉर्ड के इस आईडी के हिसाब से हमें वो रिकॉर्ड मंगाना है ताकि हम पूरा का पूरा वो रिकॉर्ड डिलीट कर सकें। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ
और यहाँ पर मैं करता हूँ db_tblstudent.findasynchronous और इसके अंदर हम ये आईडी दे देंगे, यानी इस आईडी के हिसाब से इस टेबल में फाइंड करें और जो भी रिकॉर्ड है वो इसको दे दें। फिर हम एक चेक लगाते हैं। हमने कहा कि जो std है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, और क्योंकि ये असिंक्रोनस है तो हम यहाँ अवेट भी लगा देते हैं। और यहाँ पर हम अगर ये रिकॉर्ड नल नहीं है तो हम इसे डिलीट करवाएंगे, तो हम लिखेंगे db.remove, और रिमूव कौन सा रिकॉर्ड करे, जो std में है। फिर फाइनली आपने सेव चेंजेस करनी है, तो अवेट में हम सेव चेंजेस करेंगे। तो ये हमारा डिलीट का मेथड भी कंप्लीट हुआ। और याद रखिएगा कि जो ये आपका फंक्शन नेम है वही आपके उस बटन पे भी कॉल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कॉल ऑलरेडी हो रहा है। और नहीं भी हो तो आप इस नाम को वही रखिए जो आपके कंट्रोलर में फंक्शन का नाम है। चलें इस डिलीट को भी चेक करते हैं। मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन। हम यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, जैसे हमें ये डिलीट करना है। तो देखें इसने पहले हमसे कंफर्मेशन मांगी, अगर मैं कैंसिल करूँगा तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं यस करूँगा ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने बहुत ही आसानी से इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल को आसान अंदाज से आपके सामने प्रेजेंट किया। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जितनी भी वीडियोस अभी तक बनी हैं, जो मैंने देखी हैं, हो सकता है कोई और हो, मैंने नहीं देखी, जो रिसर्च में मैंने देखा वो सिर्फ सिंगल टेबल को यूज़ करते हुए क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल टेबल्स को यूज़ करते हुए थोड़ी सी एफर्ट हमने की और फिर इसे ईजी करके आपके सामने प्रेजेंट किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सर्किल में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की मदद हो सके। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, किसी न्यू लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।